नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम साहित्य सर्जन में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में जिस साहित्यकार से हम आपका रूबरू करवाना चाहते हैं वो हैं वरिष्ठ साहित्यकार जय भगवान सैनी जी। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश कादन, मेरे साथ बैठे हैं वरिष्ठ साहित्यकार जय भगवान सैनी जी। सैनी साहब की अब तक विभिन्न विधाओं पर करीब 30 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। तो हम आज इनसे बातचीत करते हैं साहित्य की विभिन्न विधाओं पर। तो सैनी साहब, आपका स्वागत है दूरदर्शन में। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी साहित्य में रुचि कैसे पैदा हुई। धन्यवाद जी। सभी हरियाणा दूरदर्शन के दर्शकों को मेरा नमस्कार। कादन साहब, अब तक मेरी जो है 31 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। मैं तकरीबन 40 वर्षों से साहित्य लिख रहा हूँ। मेरी रुचि बचपन से ही पढ़ने लिखने में थी। तो जो भी जब मैं समझने लगा समाज को, तो अच्छी बुरी घटनाएं जो भी घटित होती थी, मन दुखी होता था, तो फिर मैंने अपनी कलम उठाई और लिखना शुरू किया। तो सैनी साहब, आपने लिखना कब शुरू किया और आपकी पहली रचना या पहली पुस्तक कौन सी है? ऐसा है कादन साहब, मेरी पहली पुस्तक तो सन 2013 में प्रकाशित हुई, जिसका लोकार्पण हमारे राज्य कवि उदय भानु हंस जी और डीएवी कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य आई.जी. नाल, जो वरिष्ठ साहित्यकार रहे हैं, उनके द्वारा हिसार में लोकार्पण किया गया था। आपकी पहली पुस्तक कब प्रकाशित हुई? मेरी पहली पुस्तक 2013 में प्रकाशित हुई। वो थी श्री अमरनाथ धाम एवं गंगा मैया, जिसके अंदर अमरनाथ यात्रा और हरिद्वार यात्रा का वर्णन था सर। अच्छा। तो सैनी साहब, जब भी कोई साहित्यकार कोई रचना लिखता है बड़ी खुशी होती है, या जैसे चित्रकार एक पेंटिंग करता है, जब पूरी होती है तो बड़ी खुशी होती है। आपकी जब पहली रचना प्रकाशित हुई, पहली पुस्तक आई पाठकों के सम्मुख, तो आपको किस तरह का महसूस हुआ? मेरी पहली पुस्तक प्रकाशित जब हुई तो जैसे उसका लोकार्पण हुआ तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई। जिस प्रकार किसी भी लेखक या कवि को प्रसन्नता होती है, वैसे ही मुझे भी प्रसन्नता हुई और मैंने भी समाज में एक साहित्यक की ओर कदम बढ़ाया। आपने काफ़ी यात्राएं की हैं, देश भर की यात्राएं और शायद कुछ विदेश यात्राएं भी आपने की हैं। आप घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लेखक हो, बड़ी अच्छी बात है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप यात्राओं पर आपकी कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं? अब तक यात्राओं पर सर मेरी 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। सबसे पहली पुस्तक थी श्री अमरनाथ धाम एवं गंगा मैया, दूसरी डगर डगर नगर नगर, तीसरी वे सुनहरे पल, चौथी रास्तों में रास्ते, और 5वीं पुस्तक मेरी थी चलें धामों की ओर। अच्छा। तो दर्शकों की जानकारी के लिए हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने कहाँ कहाँ की यात्राएं की? ऐसा सर, 4 धामों की, केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, गोवा, शिलोंग, चेरापूंजी, गुवाहाटी, कलकत्ता, गंगा सागर, मतलब पूर्व से लेकर पश्चिम तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मैंने यात्राएं की हैं सर। और विदेश की थाईलैंड और नेपाल में पोखरा, काठमांडू, पशुपतिनाथ मंदिर आदि की यात्राएं की है। जब कोई भी आदमी, कोई भी यात्री किसी स्थल की यात्रा करता है तो अच्छी बुरी घटनाएं होती रहती हैं। कभी ऐसी घटना घट जाती है जो मन दुखी हो जाता है, और कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो अविस्मरणीय हो और अच्छी भी हो। तो आपके साथ कोई ऐसी घटना जिसको आप बार बार याद करते हो
और दर्शकों को बताना चाहोगे आप? इस विषय में सर मैं आपको 2 घटनाएं सुनाता हूँ। पहली घटना, जब हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में दर्शन करके मंदिर से बाहर आए तो हमारे साथ जो भी सहयात्री महिलाएं थी, उनकी इच्छा समुद्र में अरब सागर के अंदर जो स्नान करने की हुई, उनके साथ ही मेरी 2 पोतरी तन्वी और पारुल, वो बच्चियां भी स्नान करने लगी। कुछ समय बाद समुद्र के अंदर 30 फुट ऊंची लहरें उठी और वो महिलाएं और दोनों वो बच्चियां कोई भी नजर नहीं आ रही थी। जब 5-7 मिनट बाद समुद्र की लहरें जब शांत हो गई, उसके बाद वो दोनों बच्ची जो है घबराई हुई बाहर आई और मम्मी मम्मी चिल्लाने लगी। मैंने उसको बड़ी मुश्किल से उनको जो शांत किया। समुद्र के अंदर गोलाई के अंदर जो है पाइप लगाई हुई थी और वो महिलाएं और दोनों मेरी पोत्री जो हैं वो उनके अंदर ही स्नान कर रही थी, पाइप के अंदर सेफ्टी के लिए। और जब वो लहरें आई तो उन 2 लेडीज ने मेरी एक पोतरी का हाथ पकड़ लिया और एक हाथ से वो पाइप पकड़ ली, तभी वो बच पाई। तो हम जब बाहर जाते हैं तो हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी घटना ये है सर कि जब हम पुष्कर में गए, जब हम परिक्रमा करने के बाद और मछलियों को दाना डालने लगे वहां, तब मेरी बड़ी पोतरी जो है तन्वी का वहां पैर किनारे के ऊपर स्लिप हो गया, वो उस तालाब में गिरते गिरते बची कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। तो हमें ये घटनाएं यानी बताती हैं कि हमें यात्रा पर रहते हुए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। हाँ, क्योंकि ज़रूरी है यात्राओं के आनंद के लिए एक यात्राओं का अपना अनुशासन होता है, उसमें रहना ज़रूरी होता है। हाँ जी। तो हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि कोई भी यात्री अगर मान ली पहली बार यात्रा करता है तो अनजान होता है कुछ बातों से, तो कोई भी यात्री जो पहली बार यात्रा करता है तो किन किन बातों का उसे ध्यान रखना चाहिए, सावधानियां रखनी चाहिए? ये आपने काद्यान साहब बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। सबसे पहले तो हमें यात्रा करने के लिए एक अच्छी सी योजना बनानी चाहिए। फिर हमारे साथ अच्छे साथी हों, रहने खाने का प्रबंध हो, साथ में हमारे एक फर्स्ट एड किट हो, कम से कम सामान हो, एक आईडी प्रूफ हमारे साथ हो। तब हम यात्रा पे जाएं, तभी हम यात्रा का आनंद ले पाएंगे। दूसरा, हमें कहीं भी जो है गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तीसरा, हमें जो भी सुरक्षा बल हमें दिशा निर्देश देते हैं हमें उनका पालन करना चाहिए। अगर हमें यात्रा का आनंद लेना है तो हमें इन कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ज़रूरी है, क्योंकि आपका यात्राओं का लंबा अनुभव है। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपसे कि यात्राओं से आदमी क्या सीखता है? यात्राओं से सर ऐसा है, एक तो हमें नए नए स्थान देखने को मिलते हैं। दूसरी बात ये है कि कुछ जो है हम पढ़ने से नहीं समझ सकते, वो देखकर हम उस चीज़ को आसानी से हम समझ जाते हैं। दूसरा, हमें बाहर दूसरों के साथ व्यवहार करने में भी हमें आसानी होती है। हम वो भी सीखते हैं कि दूसरों से हमें कैसे व्यवहार किया जाता है। सैनी साहब, आप एक कहानीकार भी हैं और कहानीकार समाज के प्रति या प्रकृति के प्रति संवेदनशील होता है, क्योंकि वो हर घटना को बारीकी से देखता है और अपनी दृष्टि से देखता है और फिर लिखता है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी दृष्टि से आज हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? आज दिशा और दशा दोनों ही बिगड़ी हुई है। मैं जो कहानियाँ लिखता हूँ वो हमारे समाज को दिशा देने के लिए और दशा को सुधारने के लिए लिखता हूँ। आपके हिसाब से किसी भी साहित्यकार का समाज के प्रति क्या दायित्व होता है, क्या जिम्मेदारियां होती हैं? एक साहित्यकार की समाज के प्रति ये जिम्मेवारी है सर, वो बहुत अच्छा साहित्य लिखे ताकि समाज उसका अनुसरण कर
के अपने अंदर सुधार ला सके। अच्छा, क्योंकि किसी भी देश के जो युवा होते हैं उनसे बहुत सी आशाएं होती हैं, क्योंकि आगे जाकर के देश वही संभालते हैं। तो आप युवा वर्ग के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा वर्ग के लिए काद्यान साहब ये संदेश देना चाहूँगा कि युवा वर्ग जो है वो साहित्य को पढ़े और अपने अंदर सुधार लेकर आए। हाँ हाँ, ताकि देश और समाज का भला हो सके। तो आज हम देख रहे हैं कि हर आदमी धन के पीछे भाग रहा है और हर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक साधन जुटाने में लगा हुआ है। आपके हिसाब से क्या ये ठीक है? समाज का इस पर क्या असर पड़ रहा है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो काद्यान साहब, समाज का इसके ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। हम अपने भौतिक साधन और धन जुटाने के चक्कर में भाग दौड़ करते हैं और हमारे पास समय नहीं है। तो जब समय नहीं है तो साहित्य कहाँ से यानी लिखा जाएगा और कहाँ पढ़ा जाएगा। तो इसलिए हमें समय निकालना होगा और साहित्य की तरफ भी ध्यान देना होगा और प्रकृति और कला की तरफ भी ध्यान देना होगा, तभी हम अपना जीवन जो है आसानी से सफलतापूर्वक जीवन पाएंगे। बहुत अच्छे। साहित्य निसंदेह समाज का मार्गदर्शन करता है। शर्त यह है कि साहित्य जो हम रचते हैं वो प्रभावशाली हो, कालजयी हो, अच्छा हो, ऐसा हो कि एक बार पाठक शुरू कर दे पढ़ना तो उसकी रुचि बन जाए हैं, किसी भी रचना को वो पूरा पढ़े बिना न रस के, और उसका असर सीधे उसके अंतःकरण पर पड़े, उसके मन पर पड़े, ये ज़रूरी है। किंतु यहाँ सवाल ये है कि आज हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आज अच्छा साहित्य, कालजयी साहित्य लिखा कितना जा रहा है? काद्यान साहब, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पहली बात तो ये है कि आजकल अच्छा साहित्य लिखने वाले साहित्यकार बहुत ही कम हैं। तो इसलिए हमें अच्छा साहित्य लिखना होगा ताकि उसको फिर पाठक पढ़कर देश समाज का भला कर सके। एक सवाल थोड़ा हटकर, हम अपने स्वार्थवश या भौतिक साधन जुटाने के चक्कर में प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, भी जंगल काट रहे हैं और प्रकृति को, वातावरण को दूषित करने में लग रहे हैं। तो आपकी दृष्टि से जो है ना, क्या करना चाहिए? काद्यान साहब, मैं इसको जो वनों को काटते हैं उससे ज़्यादा हमें वृक्षों को लगाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। यदि हम कहीं वन काटते भी हैं तो वहाँ पर हमें बहुमंजिली इमारतें बनानी चाहिए ताकि वनों को कम से कम काटा जाए। अच्छा, वो जगह का उपयोग हो जाए, जगह का उपयोग हो जाएगा और जो बाकी हमारे पास स्पेस बचेगा उस पे हम वृक्ष लगाएं। हाँ हाँ, धर्म के नाम पर हम नदियों को दूषित करते हैं, पर्यावरण को दूषित करते हैं, ये कहाँ तक उचित है? ये उचित नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, कई बार हम गंगा स्नान करने गए और किसी नदी में स्नान करने गए, हम अपने पुराने जो कपड़े हैं वो यानी हम उसमें बहा देते हैं। हाँ हाँ, कई बार हम तेल का दीपक जला के वो वहाँ पर बहा देते हैं। तो हाँ, उससे पर्यावरण तो प्रदूषित होता ही है, उसके साथ जो है हमारा साथ साथ जल भी प्रदूषित हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो जलीय जीव हैं उनका जीवन खतरे में आ जाता है। तो हमें इनसे बचना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि उसमें दूषित जल फैक्ट्रियों का भी डाल देते हैं। यदि कहीं किसी कारणवश से मजबूरीवश हमें डालना पड़े तो हमें उसको प्योरीफाई करके ही डालना चाहिए। आपने कई विधाओं पर लिखा है और बाल साहित्य से संबंधित भी आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं,
तो आपकी दृष्टि से बाल साहित्य कैसा होना चाहिए? ये प्रश्न आपने काद्यान साहब बिल्कुल सही किया है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बाल साहित्य जो जब लिखते हैं तो उससे एक कदम और आगे बढ़ता हूँ मैं, कि बाल साहित्य लिखने के लिए खुद बच्चा बनना पड़ता है। हाँ हाँ। तभी अच्छा बाल साहित्य लिखा जा सकता है। तो आपका जो बचपन था और आज के बच्चों का जो बचपन है, आपने अपना जो जीवन जिया और आज के बच्चे जो जी रहे हैं, उसमें बचपना में कितना अंतर आ चुका है? बिल्कुल ठीक प्रश्न है काद्यान साहब आपका। पहले जो है बचपन था वो बचपन ही था। उसमें सोने उठने खाने पीने की पूरी आज़ादी थी। हाँ हाँ। लेकिन आज का जो बचपन है उसमें हम सुबह बच्चों को जल्दी उठाते हैं। हाँ हाँ। उनको फिर स्कूल भेज देते हैं, आते ही बच्चे ट्यूशन जाते हैं, फिर होमवर्क होता है। ऊपर से उन बस्तों के ऊपर बच्चों के ऊपर उस बस्ते का बोझ जिसने बच्चों की कमर तोड़ दी। तो आज बच्चों का बचपन ही कहाँ रहा है? बचपन रहा ही नहीं। पहले वाले और आज के जो बचपन के अंदर है, हाँ हाँ। वो जमीन आसमान का अंतर हो गया है। हमारा बचपना कहीं खो गया है, बचपन हाँ जी, बिल्कुल खो गया है। हाँ जी। टीवी में, मोबाइल में या किताबों में, हाँ उसमें रुड़ के रह गया है, उसमें खो गया है। हाँ जी, बिल्कुल। वो आज़ादी नहीं रही, हाँ जी। वो खेल नहीं रहे, वो प्राकृतिक दृश्य वो नहीं रहे, मिट्टी से जुड़ाव नहीं रहा। हाँ जी, हाँ जी। तो जब हम याद करते हैं तो उस बचपन में और आज के बचपन में बहुत अंतर आ चुका है और आप महसूस करते होंगे। और शायद आपके साहित्य में मैंने आपकी कई पुस्तकें भी पढ़ी हैं जो बचपन से संबंधित हैं, कविताएं हैं, उनमें बच्चों की कविताएं हैं। तो आपने ये सब लिखा भी है उन रचनाओं में, उन कविताओं में। तो अगला हम सवाल आपसे करना चाहेंगे कि आप शिक्षक भी रहे हैं। हाँ जी। तो प्राचार्य भी रहे हैं ITI में आप, अब सेवानिवृत्ति के बाद आप साहित्य सर्जन कर रहे हैं और बड़ी तेज गति से, बड़ी अच्छी बात है। तो आप शिक्षक रहे हैं, तो हम ये पूछना चाहेंगे कि एक शिक्षक समाज को किस दृष्टि से देखता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने काद्यान साहब। एक शिक्षक जो है उसे समाज को अपने परिवार की दृष्टि से देखना चाहिए। इस विषय में मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। मैं जिन दिनों ITI ओडा जिला सिरसा के अंदर प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत था, तो मेरी ITI की एक नई बिल्डिंग बनी थी। उसे लेने के लिए मैं उपायुक्त महोदय जी के पास चला गया। हाँ हाँ। तो मैंने कहा सर मुझे मेरी नई बिल्डिंग दे दो ताकि मेरे बच्चे सही ढंग से ये ट्रेनिंग कर सकें। मेरे ये 300 बच्चे नहीं तो ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं। उपायुक्त महोदय जी मेरी बात सुनकर हैरान हो गए। अच्छा। कहने लगे कि आपके 300 बच्चे? मैं कहा हाँ सर। हाँ हाँ। जब हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट मैं हूं तो ये मेरे ही बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल। मुझे इनका भविष्य बनाना है। हाँ, और मुझे आपके सहयोग की जरूरत है ताकि ये बच्चे सही ढंग से ट्रेनिंग कर लें और उसके बाद ये अपने घर परिवार का पालन पोषण कर सकें और देश के विकास में सहयोग दे सकें। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशी कौन सी है अब तक? मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी सर मेरी सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति थी। क्योंकि उसके बाद ही मैं साहित्य की तरफ पूरा ध्यान लगा पा रहा हूँ। बहुत अच्छे। तो जब आपका परिचय में पढ़ रहा था तो आपने हरियाणवी में भी काफ़ी काम किया है और हिंदी से हरियाणवी में अनुवाद भी किया है कई पुस्तकों का। हाँ जी। तो कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो फिलहाल आपने इस साल जिनका अनुवाद किया है? सबसे पहली पुस्तक तो प्रोफेसर रूपदेव गुण जी की है, एक बैमराई में। हाँ हाँ। दूसरी पुस्तक थी डॉक्टर मधुकांत जी की धरती माँ। तीसरी पुस्तक थी डॉक्टर जय भगवान सिंगला जी की सब अन्न पे अधिकार सबका। हाँ हाँ हाँ।
चौथी पुस्तक डॉक्टर ओम प्रकाश काद्यान की बसंत आण की उम्मीद। अच्छा सैनी साहब, हरियाणा में हरियाणवी लोक भाषा की क्या स्थिति है? इसमें सर हर 2-3 जिले के बाद इसका लहजा बदल जाता है। बिल्कुल। उसका अपने अपने जगह जो है वो स्थान है, वहाँ मान्यता है। लेकिन अभी साहित्य बहुत लिखा गया है हरियाणवी में, लेकिन अभी इसे भाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है। चलो कोशिश है, साहित्य अकादमी भी पूरा प्रयास कर रही है, लेखक भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो अब समय को देखते हुए बातचीत और भी करनी थी, किंतु काफ़ी आपसे जो है ना जानकारी हमें मिली। हमारे दूरदर्शन के दर्शकों को काफ़ी आपसे जानकारी ली, आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार।